हेलो एवरीवन। कल बात हुई थी कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। हमने दो फंक्शंस पढ़े थे, कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में हमने पढ़ा था जो फंक्शन का टाइप होगा वो एफ एक्स इज इक्वल्स टू के टाइप का फंक्शन होगा, जिसमें हमारे पास जो डोमेन होगी वो सारे रियल नंबर्स होगी और जो हमारी रेंज होती होगी वो के होती होगी, और जो हमारा को डोमेन होगा वो सारा का सारा रियल नंबर होगा। जैसे हमने कल बात करी थी कि जो डोमेन होती है वो हमारी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है और जो हमारी कोडोमेन होती है वो हमारी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। रेंज हमारे रिजल्ट को बताएगा कि वो मैपिंग, डोमेन की मैपिंग किसके साथ हो रही है। अच्छा, अगली बात करते हैं हम अपने आइडेंटिटी फंक्शन में। आइडेंटिटी फंक्शन का जो टाइप होगा वो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टाइप का होगा, जिसमें हमारी डोमेन जो होगी वो सारे के सारे रियल नंबर्स होगी और हमारी जो कोडोमेन होगी वो भी सारी रियल नंबर्स होगी और रेंज भी हमारी सारी की सारी रियल नंबर्स होगी। तो हमने इनकी बात करी थी। अच्छा, अगला जो फंक्शन है हमारा वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। चलिए बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। पॉलिनोमियल फंक्शन का जो टाइप होगा वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का टाइप लेते हैं हम। अब मैपिंग कहां से कहां जाएगी वो देखना है हमने। अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना मतलब एफ एक्स को हम जनरली इन केस ऑफ फंक्शंस वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x की वेरियस वैल्यूज के लिए हम y के डिफरेंट वैल्यूज लेंगे। अगर मैं x को 0 रखती हूँ तो y 0 रहता है और x की वैल्यूज ऐसे ही मैं बढ़ाते जाऊंगी तो y की वैल्यूज भी बढ़ती जाएंगी। अच्छा, बात कर रहे हैं, मैंने कहा अगर x को 0 रखते हैं तो y 0 आता है। x को 0 आना और रखना और y का 0 आना मतलब ये ग्राफ जो है ये 0 0 से पास हो रहा है। ठीक हो गई बात। अब पॉलिनोमियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा u टाइप का होता है। u टाइप का होता है। इस फंक्शन के ग्राफ को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगी तो वो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई और ये हमारा ओरिजिन हो गया। जो मेरा ग्राफ जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन का वो कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक हो गया, ओरिजिन से होते हुए पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से हुआ। अब देखते हैं इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगी। डोमेन पूरा फैलाव है इसका, ये ग्राफ जो है इस तरीके से बढ़ता जाएगा, पूरे एक्स एक्सिस को कवर करेगा। एक्स की हम कोई भी वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं। अब हमने इसकी वैल्यूज दी तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो ऊपर की तरफ को मिल रहा है। तो हम इसमें क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर। ठीक हो गई। और हम रेंज की बात करें तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो 0 टू इंफिनिटी, ये तो जाएगी। ठीक हो गई। और इसके बाद हमारी जो कोडोमेन होती होगी, कोडोमेन हमारे पास पूरा वाई एक्सिस होता है, मतलब सारे के सारे रियल नंबर्स की बात हो रही है। ठीक हो गई बात, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। अगला है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे, जो फंक्शन है वो डिफाइन किया जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब से। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब से। और इसका जो ग्राफ जाएगा वो ग्राफ किस तरीके से जाता है, ये वही हमारा ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो इस तरीके से जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा, तो बताते हैं इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन सारे के सारे रियल नंबर्स हो गए, कोडोमेन सारे के सारे रियल नंबर्स और हमारी जो रेंज है वो भी सारे के सारे रियल नंबर्स। तो हम इसकी डोमेन लिख देते हैं इज इक्वल्स टू आर, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल्सो आर और कोडोमेन भी हमारी इसकी रियल नंबर्स है। ठीक है, और फंक्शन को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, एफ मैप्स आर टू आर से। ठीक हो गई बात। अगला है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद हमारा जो अगला आता है वो हमारा रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे जी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स से। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स से हम इसे डिफाइन करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि 1 अपॉन एक्स टाइप का हमारे पास फंक्शन है। एक्स अगर नीचे 0 बैठ जाता है तो 0 बैठने पर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक्स इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, मतलब एक्स की जगह पर कौन नहीं बैठ सकता,
जीरो नहीं बैठ सकता, तो इसकी डोमेन में थोड़ा सा झोल होगा। देखते हैं, बात करते हैं। हमारा ये ग्राफ है, इसका जो ग्राफ होगा पॉलिनोमियल फंक्शन का वो कुछ इस तरीके से जाएगा। ये वही एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक हो गई। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगी फिर? केवल जीरो की वैल्यू को नहीं ले रहा है, बाकी कोई भी वैल्यू ले सकता है ये। तो हमारी जो सारे रियल नंबर्स हैं उनमें से अगर मैं एक एलिमेंट जीरो बाहर निकाल देती हूँ तो मेरे इसकी डोमेन डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं हमारी रेंज की। रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या होगी? अगर मैं इसको, मैंने कहा आपको कि फंक्शन के केस में एफ एक्स जो है वो वाई से रिप्लेस किया जाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वाई इज इक्वल टू 1/x। और मुझे रेंज डिफाइन करनी है तो मैं x को इन टर्म्स ऑफ y लिखूंगी, दैट इज x इज इक्वल टू 1/y। और y फिर से जीरो नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर y जीरो बैठेगा तो x डिफाइन नहीं होगा, तो हम y को भी जीरो नहीं बैठा सकते। तो इसकी जो वैल्यू जाएगी वो भी रेंज कहाँ तक जाएगी? r माइनस जीरो ही इसकी रेंज भी होती होगी, लेकिन कोडोमेन हमारे पास क्या होगी? पूरी रियल नंबर। तो मैपिंग जो ये शो करेगा ये फंक्शन r टू r ही शो करेगा, डोमेन और कोडोमेन। आगे बात समझ में? अगली बात करते हैं। हमारा जो अगला फंक्शन है वो फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन। अगला फंक्शन जो है टाइप वो है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन में फंक्शन का टाइप जो होता है वो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स टाइप का फंक्शन होता है हमारा। मॉड एक्स का मतलब, इसको हम डिफाइन करेंगे जब भी हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन या हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है तो उसको हमने डिफाइन करना पड़ता है। अच्छा, डिफाइन करेंगे तो मॉड एक्स मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स को अगर डिफाइन किया जाएगा तो वो अलग अलग तरीके से बात करता है। एक्स होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स होगा व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। तो ये इस तरीके से बात कर रहा होता है। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो और माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन जीरो की मीनिंग क्या है? x पॉजिटिव कहां पर होता है? अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो x पॉजिटिव कहां है? इस तरफ को। x पूरा पॉजिटिव इस पूरी तरफ को है ये, ठीक है। और x नेगेटिव पूरा इस तरफ को है। y पॉजिटिव पूरा ऊपर की तरफ है और y नेगेटिव पूरा नीचे की तरफ है। बात कर रहे हैं हम मॉड्यूलस फंक्शन की। ये x कब देगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। अगर मैं सिंपल बात करूं तो फंक्शन दो तरीके से खेल रहा है, एक तो y इज इक्वल्स टू एक्स टाइप से, एक y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स टाइप से। अगर y इज इक्वल्स टू एक्स टाइप की बात हो रही होती है तो फंक्शन का जो ग्राफ जाएगा वो कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक हो गई बात। इसके बाद हम कह रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स टाइप का है, तो इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव हो गई। स्लोप नेगेटिव होना मतलब ग्राफ जो है वो इस तरीके से जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कब है? जब एक्स पॉजिटिव है। और एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स कब है? जब एक्स नेगेटिव है। तो हम कहां पर लेंगे? और मॉड्यूलस फंक्शन हमारे पास क्या देता है? केवल पॉजिटिव आंसर देता है, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन का मीनिंग होता है कि अंदर हम कोई भी एलिमेंट बैठाते, पॉजिटिव बैठाए या नेगेटिव बैठाए, लेकिन आंसर हमारा हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो हम ये नीचे से ये ग्राफ को हटा देते हैं। तो मॉड्यूलस फंक्शन का जो ग्राफ जाता है जी वो इस तरीके से जाता है ये। तो इसको हम क्या कहेंगे? y इज इक्वल्स टू एक्स, और ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ, और ये x इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस। अच्छा, तो आपको इसको देखकर समझ में आना होगा कि इसकी डोमेन क्या हो गई? सारे के सारे रियल नंबर्स। कोडोमेन क्या हो गई? सारी की सारी रियल नंबर्स। और लेकिन हमारी रेंज क्या है? केवल जीरो टू इन्फिनिटी। केवल यहाँ पर हमें ग्राफ मिल रहा है। देखिए ये ग्राफ जो है बी टाइप का जो ग्राफ बन रहा है ये केवल ऊपर की तरफ को आ रहा है, तो हम कहेंगे इसकी जो रेंज है वो जीरो टू इन्फिनिटी जाएगी, और वो भी सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो हमारे पास जो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन आया वो तो हमारी सारी रियल नंबर्स है। रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज जीरो टू इन्फिनिटी। और हमारी जो कोडोमेन है, कोडोमेन भी हमारी सारी की सारी रियल नंबर से, तब भी हम इस फंक्शन को R टू R मैपिंग कहते हैं, ठीक हो गए। ये हमारे मॉड्यूलस फंक्शन की बात हुई। अच्छा, अगली बात जो हम कर रहे हैं वो है हमारा सिग्नम फंक्शन। ध्यान रखिए इस बात का कि मॉड्यूलस फंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा अंदर कोई भी एलिमेंट हम डालते हैं तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर हमारे पास x माइनस एक्स बैठा हुआ है, निकलेगा ये पॉजिटिव x ही। क्यों?
क्योंकि ये माइनस ऑफ माइनस एक्स होकर बाहर निकलेगा, जिसका आंसर प्लस एक्स के बराबर होगा। बात करते हैं अगला फंक्शन जो है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हमारा जो सिग्नम फंक्शन डिफाइन किया जाता है उसको हम डिफाइन करते हैं 1, 0 और -1। x इज ग्रेटर देन 0 के लिए 1 देता है वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 0 के लिए 0 देता है, और x इज लेस देन 0 के लिए -1 वैल्यू देता है। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? x इज ग्रेटर देन 0 मतलब 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है x की, और वैल्यू हमेशा दे रहा है 1। x के जगह पर मैं कुछ भी बैठाऊं, पॉजिटिव कोई भी नंबर बैठा दूं, आंसर हमेशा मुझे सिग्नम फंक्शन में 1 मिलने वाला है। x इज इक्वल टू 0 पर 0 मिलता है, और x इज लेस देन 0 पर -1 मिलता है। नेगेटिव वैल्यू कोई भी डाल दें तो आंसर हमें मिलता है -1। फंक्शन का टाइप कैसा होता है? फंक्शन लिखा कैसे जाता है? f(x) इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू mod x अपॉन x। ये हमारा सिग्नम फंक्शन है, ठीक हो गई। अब mod x अपॉन x है, पॉजिटिव वैल्यू है, सारी पॉजिटिव देने वाला है। यहाँ पर x हमारे पास जो है ये भी डिपेंड करता है कैसा बैठाया जा रहा है जी मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर। अगर पॉजिटिव बैठाया जाएगा तो बाहर पॉजिटिव ही निकलना है, नेगेटिव बैठाया जाएगा तब भी पॉजिटिव निकलना है। लेकिन x का पॉजिटिव और नेगेटिव होना, ये साइन का वेरी करना, इस x की बदौलत है, ठीक है। तो इसका ग्राफ किस तरीके से दिखाया जाएगा? ये हमारा फिर से ओरिजिन, ये x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस के बराबर, y एक्सिस, ठीक हो गई। 0x इक्वल्स टू 0 पर ये 0 वैल्यू दे रहा है, ये हमारे पास x इक्वल्स टू 0 पर हो गया। पॉजिटिव मींस इसको छोड़कर, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 है, इक्वल्स टू 0 वहां पर इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो x इज ग्रेटर देन 0 पर लूप लगाया जाएगा, और यहाँ पर मैंने 1 दिखा दिया, और यहाँ पर -1, यहाँ पर केवल ग्रेटर देन का साइन है इसलिए यहाँ पर लूप लगाया जाएगा, और यहाँ से इधर को इंडिकेट कर दिया जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू 1 ले रहा है ऑलवेज, ठीक हो गया। अगर मैं बात कर रही हूँ नेगेटिव वैल्यूज के लिए, तो यहाँ पर भी हमारे पास इक्वल्स टू का साइन नहीं है, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है -1, और नेगेटिव वैल्यूज के लिए दे रहा है, तो यहाँ पर भी हमने लूप लगा दिया और यहाँ से एरो इधर को शो कर दिया। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अगली बात करते हैं हम अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। अगला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसका जो सिंबल होता है वो होता है इस तरीके से। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। f(x) इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम डाल देते हैं x को, ठीक है। ये हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अच्छा, पिछले वाले में मॉड्यूलस फंक्शन में मैं आपको डोमेन कोडोमेन नहीं, क्या था वो, सिग्नम फंक्शन में मैं उसके डोमेन कोडोमेन और रेंज बताना भूल गई थी। ये हमारे पास ग्राफ आया था, यहाँ को ये हमारे पास 0 ओ पर, और यहाँ पर हमारे पास था -1, ये 1 था हमारा, ठीक हो गया। ये -1 यहाँ पर हमने लूप शो किया था, ये इधर हो गया था। अच्छा, इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन सारी की सारी रियल नंबर्स हो गई, कोडोमेन सारे के सारे रियल नंबर्स हो गए, लेकिन जो हमारी रेंज होगी वो हमारी 0, 1 और -1 के अलावा हमें कभी कुछ नहीं मिलने वाला है। हमें हमेशा 0, 1 और -1 ही मिलने वाला है रेंज के रूप में, ठीक है। बात कर रहे हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है कि इसके अंदर तुम कोई भी रियल नंबर बैठा दो, तो रियल नंबर जो होगा, जो डेसिमल नंबर होगा, वो अपनी लेफ्ट की तरफ को जाएगा, ठीक है। लेफ्ट की तरफ को जाएगा मतलब इसका जो ग्राफ होगा, ये हमारा वही x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक हो गई। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रही हूँ, कहने का मतलब है कि x की जगह पर कोई भी रियल नंबर भरा जा रहा है, x की जगह पर कोई भी रियल नंबर भरा जा रहा है। अब हमें पता है कि रियल नंबर में अगर मेरे पास कोई भी इंटीजर्स आते हैं तो वो एज इट इज बाहर निकलते हैं। मतलब अगर मैं x की जगह पर 1 रखती हूँ तो मेरा आंसर 1 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसे एज इट इज बाहर निकाल देगा। -1 कहती हूँ तो मेरा आंसर -1 होगा।
लेकिन जब मेरा डेसिमल फॉर्म में रख देते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स भरे जाने हैं अंदर, तो डेसिमल फॉर्म भी आएगा इसके अंदर। तो जब डेसिमल नंबर्स भरे जाते हैं तो डेसिमल नंबर्स में हमारा जो आंसर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाहर जो चीज निकल के आएगी वो हमारे लेफ्ट का इंटीजर होगा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने आप में बात कर रहा है कि जब भी इस फंक्शन से कोई भी चीज बाहर निकलेगी तो इंटीजर के फॉर्म में बाहर निकलेगी, डेसिमल फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं 1.04, 1.04 किसके किसके बीच का एलिमेंट है, 1 और 2 के बीच का एलिमेंट है। तो ये हमेशा जो आंसर बाहर निकालेगा वो आंसर 1 होता होगा। ठीक हो गई बात। इसका ग्राफ जो जाएगा, अगर मैं 0 से 1 के बीच के एलिमेंट भरती हूँ, 0 से 1 के बीच के एलिमेंट भरती हूँ, डाल देती हूँ इसमें कुछ लाइंस खींच देती हूँ, 2 3 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। मैंने ये खींच दिया। ये आ गए जी हमारे। अगर 0 से 1 के बीच का कोई भी एलिमेंट अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इसमें x की जगह पर भरा जाता है तो हमें आंसर जो देता है वो 0 देता है, 0 इंटीजर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है कि आंसर जो निकलेगा वो 0 निकलेगा। 1 से 2 के बीच का कोई भी एलिमेंट भरा जाएगा 1 और 2 को छोड़कर, क्योंकि ये तो इंटीजर्स हैं, लेकिन इनके बीच के कोई भी डेसिमल वैल्यू अगर रेशनल वैल्यू अगर इसमें डाली जाएगी तो आंसर हमेशा 1 देगा। 2 और 3 के बीच का कोई भी एलिमेंट भरा जाएगा तो हमें आंसर 2 देगा। इसी तरीके से 0 और -1 के बीच की अगर बात होगी तो -1 आंसर करेगा। तो इस तरीके से हमें जो है एक सीढ़ी नुमा ग्राफ मिलता है इसका। और एक बात और कि 0 और 1 के बीच में का कोई भी रेशनल नंबर अगर मैं इसमें डाल रही हूँ तो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू 0 दे रहा है। तो 0 से 1 तक के लिए ग्राफ हमारे पास कंटिन्यूस होगा, लेकिन 1 पर ब्रेक शो करेगा। फिर 1 से 2 तक कंटिन्यूस होगा, 2 के इमीडिएट पहले तक कंटिन्यूस होगा और 2 पर एग्जैक्टली ब्रेक शो करेगा। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ जो है वो स्टेप वाइज बनता रहता है। तो हमारा ग्राफ जो इसका बनेगा वो इस तरीके से, ये इस तरीके से हमारा ग्राफ बढ़ता जाएगा, ये इस तरीके से हमारा ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन सारे के सारे रियल नंबर्स को हम यूज कर रहे हैं, 1 को भी तो कर रहे हैं, 1 के इमीडिएट पहले को भी कर रहे हैं, 1 के इमीडिएट बाद को भी कर रहे हैं, 2 के इमीडिएट पहले को भी, 2 के इमीडिएट बाद को भी। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर। रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज क्या मिल रही है जी? हमेशा इंटीजर्स मिल रहे हैं, हमें इंटीजर्स मिल रहे हैं और उसको हम लिखेंगे z। और हमारा जो कोडोमेन होती होगी, कोडोमेन सारे के सारे रियल नंबर्स। लीजिए जी, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हो गया। कल कुछ अलजेब्रा पढ़ेंगे फंक्शंस की और उसके साथ फिर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि और कुछ मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी इनको सॉल्व करने की, इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालने की। फिर हम हाथ साफ हो जाएगा हमारा। थैंक यू।